नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के जावद विधानसभा में जावद नगर और आसपास के क्षेत्र में अवैध कॉलोनी, सरकारी जमीनों की हेराफेरी और साथ ही साथ बता दें कि विकास के मुद्दों और फैक्ट्री के मुद्दों पर बहस के लिए हमारे साथ में आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। जावद नगर के पूर्व पार्षद और वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि और साथ साथ जावद के पूर्व नगर महामंत्री जो है सत्यनारायण शर्मा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। इनसे जावद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों सहित सहित विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सत्यनारायण जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जनता के मुद्दों पर बात के लिए आज स्टूडियो में आप आए। महेश जी, आपने जो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके प्रदेश हलचल के स्टूडियो में अपनी बात रखने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की तस्वीरें करें, सीएम मोहन यादव तो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जावद में जो अवैध कॉलोनियों का बोलबाला है, हाल ही में एक दिव्यांग किसान न्याय के लिए उसकी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने को लेकर न्याय की गुहार को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। क्या कुछ मामला संज्ञान में आया? क्या न्याय मिलेगा उसको? देखो महेश जी, वैध और अवैध कॉलोनियों के बारे में जहां तक जावद का पर्टिकुलर आपने दिव्यांग कैलाश राठौड़ के बारे में जो चर्चा की है, कैलाश राठौड़ ने लगभग 2022 से लगातार वो 20 से 22 भूखंड बेच चुका था और उसके पश्चात अगर वहां पे सीसी रोड भी बना है तो सीसी रोड भी कोई एक दिन में नहीं बना, उस रोड के निर्माण में भी लगभग 6 महीने का समय लगा। लेकिन विक्रेता और क्रेताओं के बीच में क्या अनुबंध हुए, कितने पैसे की आपस में क्रेता विक्रेता की राशि थी, राशि किसने ली, ये सार्वजनिक तौर पे आज तथ्यात्मक रूप से कोई बता नहीं सकता है। इसलिए इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, प्रशासन उसको संज्ञान में ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते यदि शिकायत संज्ञान में ली है तो ये अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और अगर सत्यनारायण जी, प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिए, आप थोड़ा सा जानकारी बताना चाहूंगा। प्रशासन को 2022 से अवैध कॉलोनी कट रही है, प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठा है। मोहन जी अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। शिकायतकर्ता खुद पहुंचा है कि साहब मेरी जमीन पर कॉलोनी काट दी, जिसके बाद में प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। महेश जी, मेरा आपसे बोलना है कि जहां तक शिकायतकर्ता 2022 से 2025 हो गए तो 3 साल तक उसने इंतजार क्यों किया? आखिर विक्रेता और क्रेताओं के बीच में ऐसा कौन सा गठबंधन था कि उसके पैसे अगर प्राप्त 2022 के तत्वार नहीं हुए तो आज तक कैसे वो इंतजार करता रहा? और अब आज ऐसा क्या वाकया हो गया कि वो अपनी शिकायत के लिए आतुर है? लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की शासन में माननीय विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा के स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी के साथ कोई भूमि संबंधी या कोई आर्थिक गड़बड़ी होती है तो प्रशासन को स्वतंत्र कर रखा है कि वे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। रजिस्ट्री कराने दिव्यांग जाता है, दिव्यांग कुछ शिकायत में कहता है कि रजिस्ट्री मेरे द्वारा कराई गई, लेकिन जिस अभिषेक पर आरोप लग रहे हैं उसने भी क्रेताओं के साथ में एग्रीमेंट करे, स्टाम्प करे, जो हमारी दूसरी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्टाम्प, आपने भी देखे होंगे खबरों में कि स्टाम्प भी निकल कर सामने। ऐसे में कहीं ना कहीं गोलमाल मामला तो लग रहा है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, अवैध कॉलोनी का खेल मिलकर भी खेला गया, लेकिन खेला तो गया इसको लेकर। आपने जो तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखी है, मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में शिकायतकर्ता के बाद जब पीड़ित जो पक्ष होता है उसके आवेदन पर संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसको नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होने के पश्चात उसको अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता है और समय देने के बाद साक्ष्य और सबूत एकत्र करते हैं। तत्पश्चात प्रशासन किसी डिसीजन पे पहुंचता है तो ये सारे प्रशासनिक कार्यों में समय लगता है और समय लगने के कारण ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद शिकायतकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन आप निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि स्पष्ट तौर से अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो कार्रवाई होगी और दोषी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सुनवाई का अवसर भी मिलना चाहिए, सब कुछ। एक तात्कालिक मामला अगर बताएंगे, 2024 का बावल में अवैध कॉलोनी को लेकर एसडीएम ने एफआईआर के आदेश करे थे। आज तक उस मामले में एफआईआर नहीं हुई, बल्कि एक एसडीएम अवैध कॉलोनी को निर्देश देता, दूसरा एसडीएम उसी मामले में। आप एक अधिवक्ता भी है साथ साथ, क्या एक ही मामले में एसडीएम को 2 आदेश जारी करने का अधिकार है? नहीं, जैसा कि आपने पर्टिकुलर बावल वाली जमीन का मामला उठाया, उसमें निश्चित रूप से मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि एफआईआर के आदेश हो चुके हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष को हाई कोर्ट में और अपर कोर्ट में जाने का अधिकार है। हो सकता है मेरी ऐसी जानकारी अपुष्ट है कि उसके बारे में उनको स्टे वहां से मिल चुका है, इसलिए प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही अगर हाई कोर्ट से पीड़ित पक्ष को रिलीफ मिलेगी तो दोषी के खिलाफ निश्चित रूप से प्रशासन कार्रवाई करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय सकलेचा जी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रखा है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरा किसी को संरक्षण नहीं है, कोई अवैध कार्य मेरे रहते हुए नहीं हो सकता है।
फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया जावद क्षेत्र में, लगातार मामले आ रहे। हाल ही में अल्ट्राटेक फैक्ट्री का मामला आपके जावद से ही अक्षय शर्मा घर के बंदा जुड़ा हुआ है, जिसको पुलिस ने आरोपी भी बनाया। एक सिंडिकेट काम कर रहा था, जिस फैक्ट्री को 20 साल का रिकॉर्ड खंगालना चाहिए वकील साहब, वो न करते हुए वहां पे पता चल रहा है कि वो फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी वसीयत के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती है, जमीनों की खरीदी बिक्री हो जाती है। ये क्या चल रहा है? सिंडिकेट कैसे खत्म होगा ये? महेश जी, आपने जो ये व्यक्तिगत मामला फैक्ट्री और अक्षय शर्मा वाला बताया है, लेकिन इस बात से आप एक बात और समझ सकते हैं कि यदि आज उस केस में 5 आरोपी जेल में हैं, तो ये भी कहीं की दिशा निर्देश करता है कि सकलेचा जी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है, तभी जेल में और प्रकरण बना है। तो अब इसमें फर्जी रजिस्ट्री किसने करवाई, कौन क्रेता था, बीच में सिंडिकेट किसका था, सारा स्पष्ट है। प्रशासन ने विपक्ष इसको लेकर आरोप लगा रहा है कि सकलेचा जी की लोग ही जमीनों में इन्वॉल्व हो गए। अभी निर्दलीय प्रत्याशी जो थे राजकुमार अहिर, पूरन अहिर, कांग्रेस के सत्यनारायण पाटीदार, सबने आरोप लगाया। मतलब कुल मिला के विधायक पर यह आरोप लग रहे हैं कि इन माफिया जो गेम चल रही है, इनको संरक्षण विधायक जी दे रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे प्रतिक्रिया? महेश जी, मेरा एक निवेदन है आपसे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सब जगह होती है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप उंगली किसी के ऊपर उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपके पक्ष में भी उठती है। और अगर कोई निश्चित रूप से आपके पास कोई प्रमाण है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको अधिकार है कि अपनी बात रखें, लेकिन अनावश्यक केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर आप किसी के प्रति आरोप लगाएंगे तो ये पब्लिक है, सब जानती है। कपड़ा फैक्ट्री का मामला आपने भी सुना होगा, लगातार जो कपड़ा फैक्ट्री का मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मामले में अगर बात करें तो दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी लोगों के साथ में धरना कर रहे हैं, मौके पर फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि सकलेचा जी जो है अपने परिवार वालों को लाकर, रिश्तेदारों को लाकर यहाँ पर फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं। क्या लगता है, फैक्ट्री आएगी तो क्या फायदा मिलेगा? और कि विरोध क्यों फिर इसका? देखिए महेश जी, आज से 20 साल पूर्व से, जब से माननीय सकलेचा जी जावद क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से कहीं न कहीं इस बात को आपके माध्यम से भी और आप जनता में भी ये मुद्दा था कि रोजगार के अवसर जावद क्षेत्र में नहीं है। अब चूंकि सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था के होने के पश्चात अब रोजगार की ओर माननीय सकलेचा जी ने कदम उठाए हैं और उसी का परिणाम है कि जावद क्षेत्र में उद्योग लग रहे हैं। और मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति के अनुसार जब किसी भी उद्योग को जमीन आवंटित होती है तो उसका ऑनलाइन ऑक्शन होता है, उसमें अपनी आपत्ति का समय रहता है और उसके बाद जब निर्माण कार्य के लिए मौके पर एजेंसी अपना कार्य करती है तब जाके विरोध किया जाता है। तो ये बात स्पष्ट रूप से है कि जब पूरी प्रक्रिया हुई तब आपने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं कराई। और जहां तक अपशिष्ट पदार्थ और प्रदूषण वाले की, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के तहत 1974 एक्ट के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसके वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए उस उद्योग को अपना अलग से सेटअप करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से अगर दूषित वातावरण के कारण आम पब्लिक को या जन हानि को नुकसान पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं भिलवाड़ा, सूरत और कई उद्योग नहीं लगते। ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति 2025 और 23 में। मैंने जनता को नियम समझाएगा कौन? विधायक जी को आना चाहिए, मीडिया के सामने बयान देना चाहिए। मेरा कहना है विरोध करने वाले लोग हो सकते हैं, वो नहीं हो, लेकिन जनता तो विधायक जी की ना। विधायक जी इस मुद्दों पर आकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख रहे होंगे, आम जनता कोई इस विरोध में नहीं है। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर कोई जनता कुछ लोगों को बरगला के अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है तो उसमें विधायक जी का अपना स्पष्ट मत है कि जनता सब जानती है। और जिस प्रकार से जावद क्षेत्र का विकास पिछले 20 साल में, 22 साल में हुआ है, उसका परिणाम के पिछले 5 चुनावों से विधायक जी को जन समर्थन मिला है और आगे भी उनकी स्पष्ट नीति है कि इन विवादों से मैं परे रहना चाहता हूं। आम जनता सब जानती है और जो भी निर्णय अगर उन किसी का विरोध भी है तो सक्षम न्यायालय और प्रशासनिक कार्रवाई उसमें अपनी जाए बात रखे, लेकिन मौके पे अनावश्यक न्यूसेंस पैदा करके विकास कार्य को बाधित नहीं करना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगा निश्चित रूप से। मैं आपको एक जानकारी में देना चाहता हूं कि झांझरवाड़ा जो नीमच जिले में हुआ, जो 12% केवल उद्योग लगे, लेकिन 4,500 व्यक्तियों को आज रोजगार मिला है। और अगर जावद में भी उद्योग लगे हैं तो निश्चित रूप से उनको भी रोजगार मिलेगा। जब उद्योग के साथ रोजगार तो जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करें विकास के मुद्दों की, विपक्ष और निर्दलीय प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि जावद क्षेत्र में से विकास के खोखले दावे, विकास नहीं हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? विकास की क्या क्या सौगातें मिली है? जावद क्षेत्र में अगर विकास नहीं होता, कम से कम 47 करोड़ की सड़क अभी जावद से मोरबन की डबल लेन की स्वीकृति हुई, जिसकी राज्य शासन की प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है। उससे पूर्व रतनगढ़ घाट सेक्शन लगभग 25 करोड़ से अधिक की लागत में बन चुका है। चारों दिशाओं से जो सड़क जावद को कनेक्ट करती है वो पूर्ण रूप से बन चुकी है। 2 सीएम राइज, एक सीएम राइज चालू हो चुका है जावद में और एक सिंगोली में स्वीकृत हो चुका है। अभी पूरे विधानसभा में 7 नगर परिषद में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की लागत से मांगलिक कार्य के लिए डोम बनाए जा रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है।
बिजली की कोई कमी नहीं है। और इन सब की होने के पश्चात अब माननीय सकलेचा जी का एक ही उद्देश्य है कि जावद क्षेत्र के युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिले। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने भी अनेक योजनाओं के माध्यम से, चाहे स्वरोजगार योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, चाहे अनेक प्रकार से मुद्रा लोन योजना, इनका अनेक लाभ आम लोगों को मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि जावद विधानसभा क्षेत्र में हमेशा भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया जाता है। जी, मुद्दे की अगर बात करें अपन का, जिस प्रकार से जावद में विकास को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? फिर विकास इतना हुआ तो फिर आरोप क्यों? देखो, राजनीतिक विचारधारा में जब विरोधी पक्ष होता है उसका मूल कार्य विपक्ष का यही होता है कि बेसलेस, आधारहीन, तथ्यहीन आरोप लगावे। लेकिन आप जानते हो, आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप को साबित करना एक दूसरी बात है। मैं अधिवक्ता नाते होने के नाते इस बात को भी स्पष्ट रूप से रखता हूं कि फेयर जस्टिस होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आरोप लगाकर आरोप की सच्चाई तक पहुंचना यह न्यायालयीन कार्य और प्रशासकीय कार्य है। जब तक किसी आरोप की जांच नहीं हो जाए, निष्कर्ष नहीं हो जाए, तब तक इन आरोपों के माध्यम से जनता को नहीं बगलाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है अवैध कॉलोनियों पर अंकुश होगा? क्योंकि अवैध कॉलोनी का जब मामला आता है, अवैध कॉलोनी में प्लाट हो जाते हैं, उनके नामांतरण हो जाते हैं। जिन लोगों को कार्य सीएम साहब निर्देश दे रहे हैं, अभी स्पेशल कमिश्नर की बैठक हुई थी, उन्होंने 8 पैरामीटर में स्पेशल अवैध कॉलोनी पर नियंत्रण को लेकर, एक्शन को लेकर बात करी। लेकिन जावद में तो लगातार कई कॉलोनी अवैध करती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो महेश जी, अवैध कॉलोनियां और रेरा पंजीयन एक्ट, इन तीनों में मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 2016 में रेरा एक्ट पास किया। रेरा एक्ट रियल रेगुलेटरी उसको कह सकते हैं अपन के, जो संपत्ति का जो क्रेता और विक्रेता के बीच में जो अनुबंध होता, उसके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए रेरा एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया और 2017 से 1 मई 2017 से मध्य प्रदेश में लागू है। और जहां तक अवैध कॉलोनी की बात है, तो अवैध कॉलोनी में सिर्फ केवल क्रेता और विक्रेता के बीच जो अनुबंध होता है, उसमें जो डेवलपमेंट के जो शर्तें होती, उसको पूरा नहीं किया जाता। परेशान तो जनता होती है ना, अपना पैसा जो है मेहनत का, वो अवैध कॉलोनी में लगा देती है। लोग वेद कह के उसको झांसे में ले लेते हैं। जनता मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी और सड़क के लिए परेशान रहती है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को सवाल खड़े होते हैं। नहीं, ये भाजपा सरकार के नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। जहां तक वैध और अवैध कॉलोनी का सिस्टम है, तो 2016 से पहले की सारी कॉलोनियां शिवराज जी सरकार ने वैध की थी, लेकिन वो किसी कारणवश उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने उस पर सख्ती करने का प्रयास किया है। तो जावद क्षेत्र में अगर किसी ने अवैध कॉलोनी काटी है और उसका अनैतिक लाभ ले रहा और किसी निवासियों क्रेता को अगर कोई नुकसान हुआ है, तो वो अपना पक्ष प्रशासन के समक्ष रखे, निश्चित रूप से उसको अपना। अभी हाल ही में नक्शा लागू करने को लेकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने पहल करी है। नक्शे को लेकर क्या प्रतिक्रिया? अगर नक्शा लागू होना चाहिए और होता है तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? देखो, राजस्व विभाग की जो कार्रवाई है, चाहे खसरे से संबंधित हो, चाहे सीमांकन से संबंधित हो, चाहे आपने नक्शे का जो मुद्दा बताया, निश्चित रूप से अपडेशन होना चाहिए। अगर कई प्रविष्टियों में गलत दर्ज है तो उसका सुधार होना चाहिए और आम लोगों को उसमें सुधार से पहले अपने पक्ष रखने का मौका भी मिलना चाहिए। अगर नक्शा लागू होता है तो आम लोगों को आपत्ति करने का समय देना चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। सकलेचा जी पर आरोप लग रहे हैं कि वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, तस्करी के मामलों में गाड़ियां, ऐसे लोग जो है वो उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, विगत 22 साल से जब से माननीय सकलेचा जी जावद क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, आप जानते हो उनकी स्पष्ट कार्यशैली है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसका भी वो संरक्षण नहीं देते हैं। और आपने जो आरोप नेता लगा रहे हैं कांग्रेस के, आपने देखा हो 2003 से पहले किस प्रकार का भ्रष्टाचार था। किसान से ट्यूबवेल खनन के नाम पर कितना पैसा वसूला जाता था। उसी का परिणाम है कि जनता आज भी कांग्रेस के शासन को नहीं भूल पाई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया जा रहा है और आज 5 चुनाव जीत चुके हैं। और जहां तक सकलेचा जी की कार्यशैली, पूरा मध्य प्रदेश और जहां विधानसभा उनकी इस बात के निश्चित रूप से प्रशंसा करता है कि वो राजनीतिक बदले की भावना से किसी की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और स्पष्ट रूप से जो भी कहना मुंह पे कहते हैं, ये शैली उनकी सब, इस शैली से सब परिचित हैं। आप जावद के रहने वाले, सकलेचा जी भी जावद से चुनाव लड़ते, पूरण जी अहिर भी जावद के रहने वाले हैं। बताते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कि सकलेचा जी ने अपने प्रतिद्वंदी कोई विधानसभा दावेदार अगर बनने की चाहत रखता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। और पूरण अहिर का कहना है कि मुझे भी व्यक्तिगत व्यवस्था के चलते टारगेट किया गया। हकीकत आप जावद के रहने वाले, कितनी सच्चाई और क्या कहेंगे इस पर? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन प्रिय भी पार्टी है। इसमें जब तक निर्णय नहीं होता तब तक आम कार्यकर्ता भी किसी पद के लिए मांग कर सकता, टिकट के लिए मांग कर सकता। लेकिन जब निर्णय हो जाता है तो उसके साथ पूरे कार्यकर्ता तन मन और धन से पार्टी कैंडिडेट के साथ रहती है। चेहरा ही नहीं बन पा रहा ना जावद में। तो
आदरणीय चेहरा बनाना पार्टी का काम है। आपने कभी सोचा था कि मोहन जी यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था ना। तो इसी प्रकार से पार्टी नेतृत्व को कब किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है, इसका निर्भर पार्टी नेतृत्व करता है। यह आम कार्यकर्ताओं के बीच की चर्चा नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन प्रिय पार्टी है और जहां जब जिसका जैसा मौका होगा, जिसमें जो क्षमता है, उसका उपयोग पूरी पार्टी करती है। और निश्चित रूप से जावद विधानसभा ने पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाता है, जैसा कि राजस्थान में अभी आपने भजन लाल जी के रूप में देखा है। तो जावद क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं कि माननीय सकलेचा जी ने किसी को दबा रखा है। आज मैं भी 2 बार से पार्षद बना हूं, सोहन जी नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, श्याम जी काबरा बने, सभी लोगों को अपना मौका मिला और भविष्य में भी सभी कार्यकर्ताओं को सकलेचा जी मौका देंगे। ये थे हमारे साथ में सत्यनारायण शर्मा, जो पूर्व में भाजपा के नगर महामंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व पार्षद के साथ वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता और सच्चे कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जावद क्षेत्र में गर्माती राजनीति, अवैध कॉलोनी, सरकारी जमीनों की हेराफेरी, फैक्ट्री मुद्दा सहित विकास के मुद्दों पर खास बातचीत करी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने अपना बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखा और कहा कि इस प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है। विकास को लेकर लगातार ओम प्रकाश सकलेचा काम कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियों को कतई संरक्षण नहीं मिलेगा। साथ साथ बता दें कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए जाता है तो उसे न्याय मिलेगा। ऐसे में देखना होगा इन मुद्दों पर बहस के लिए और भी मेहमान से मुलाकात करेंगे। प्रदेश हलचल को लगातार खबरें देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब करें।